पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को ऐसा फंसाया है कि विपक्ष के लोग सफाई देते फिर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करने में लगे हुए हैं। एक बार फिर विपक्ष का खेल बेनकाब हो गया है, जिसके बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर है तो वहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दर्शकों, पीएम मोदी ने विपक्ष का ऐसा हाल किया है कि बचने के लिए विपक्ष के लोग दूसरे मुद्दों के जरिए सरकार को घेर रहे हैं। दरअसल महिला आरक्षण बिल का विरोध करने के बाद देश में हर तरफ विपक्ष की आलोचना हो रही है। देश की महिलाएं विपक्ष से नाराज हैं कि जब देश की आधी आबादी की बात थी तब भी विपक्ष ने गंदी राजनीति क्यों की। कांग्रेस ने इस देश पर 60 सालों तक राज किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। अगर वाकई कांग्रेस को महिलाओं को लेकर फिक्र होती तो 60 साल में कभी तो ऐसा मौका आया होता कि पार्टी ने महिलाओं को उनका हक दिया होता, लेकिन नहीं दिया। वहीं अब जब पीएम मोदी महिलाओं को उनका हक देने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं अब राहुल गांधी और कांग्रेस का जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जिस देश में आज भी कितने ही अनजन्मी बच्चियों की भ्रूण हत्या हो जाती है, उस देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक हमले के लिए संसद में हराए देश विरोधी बिल को भ्रूण हत्या बुलाते हैं। इससे ज्यादा घटिया, सस्ती और छिछली और क्या बात हो सकती है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी ने ही 2029 से विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को खत्म कर दिया, जबकि विपक्ष ने केवल परिसीमन विधेयक का विरोध किया था। दर्शकों, विपक्ष के लोग जो भी कहे, लेकिन आप दर्शक अगर पीएम मोदी के साथ है तो कमेंट में यस और गुड मोदी जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, तमिलनाडु में चुनावी हलचल के बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर तीखे हमले किए। राहुल गांधी ने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरएसएस तमिल विरोधी और द्रविड़ विरोधी संगठन है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी का मानना है कि भारत एक लोग, एक संस्कृति और एक धर्म और एक भाषा वाला देश होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एआईडीएमके की वर्तमान स्थिति पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि पुरानी एआईडीएमके जो तमिलनाडु के लोगों की सेवा करती थी, अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के अनुसार आज की एआईडीएमके सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह गई है और बीजेपी इस पार्टी का इस्तेमाल तमिलनाडु की राजनीति में घुसने के लिए करना चाहती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एआईडीएमके के नेता भ्रष्टाचार की वजह से कमजोर पड़ गए हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बीजेपी तमिलनाडु में अपनी जगह बनाना चाहती है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि जो लोग भी तमिलनाडु में एआईडीएमके को चला रहे हैं, उन्हें गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले में कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया है। साथ ही सुनवाई के लिए नए बेंच को नामित करने के लिए फाइल को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने याची एस विघ्नेश शिशिर द्वारा सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए स्वयं को सुनवाई से अलग किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने हाल ही में दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के 28 जनवरी के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस का काला अध्याय 35 20 अप्रैल 1959 को मुंबई में कुछ लोगों ने तिब्बती लोगों और विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा के समर्थन में चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। 27 अप्रैल को चीन ने इस प्रदर्शन के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को एक धमकी भरा पत्र भेजा। चीन के सामने बेबस होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में माफी मांगी। इसके बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्होंने पत्र लिखा, राजदूत को भेजा और बार बार माफी मांगने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद क्या धरने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए दूसरे देशों से अनुमति लेना जरूरी ही हो गया था।
किसी भी संप्रभु देश में धरने और विरोध प्रदर्शन लोगों का संवैधानिक अधिकार होते हैं। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के बजाय आत्मसमर्पण नेहरू जी के इस कुकृत्य ने भारत को दुनिया के सामने कमजोर साबित कर दिया। पवन अब कानूनी पचड़े में ऐसे फंसे कि कांग्रेस में खलबली मच गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी पवन खेड़ा को झटका लगा दिया। फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने के मामले में भी पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में लाख दलील दी। ये तक कहा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं कि क्या मैं कोई आतंकवादी हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी की एक भी नहीं चली। वहीं अब पवन खेड़ा को करना पड़ रहा है ऐसा कुछ जिससे वो भाग रहे थे। कांग्रेस के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए आखिरकार गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा ही लिया। उनकी याचिका सोमवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दाखिल की गई, जिसे जल्द ही सुनवाई के लिए बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले पवन खेड़ा को बड़ा झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगाए गए स्थगन आदेश को हटाने से इनकार कर दिया और खेड़ा को असम की अदालत में ही राहत मांगने का सुझाव दिया था। दर्शकों, पवन खेड़ा असम जाकर वहां की अदालत से राहत मांगने से भाग रहे थे। पवन खेड़ा को लग रहा था कि अगर असम की अदालत से झटका लगा तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। यही वजह है कि असम पुलिस द्वारा कार्रवाई को लेकर भनक लगते ही पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए, जहां कांग्रेस की सरकार है। वहीं असम पुलिस ने जब दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी की तो पता चला कि वो वहां है ही नहीं, जिसके बाद सीएम शर्मा ने ये कहा था कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए हैं। वहीं पवन खेड़ा का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें पवन खेड़ा कार की पिछली सीट पर नीचे झुककर छिपते नजर आ रहे थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि पवन खेड़ा ने कुछ गलत नहीं किया तो कार में छिपकर क्यों भाग रहे थे। राहुल गांधी तो उन्हें बब्बर शेर कहते हैं, लेकिन वो तो दिल्ली में अपने ही घर में भाग गए और अब तक अंडरग्राउंड है। वहीं दिल्ली में पवन खेड़ा के घर से असम पुलिस कुछ पेन ड्राइव, फोन और लैपटॉप जब्त करके ले गई है, जिसकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा पर असम पुलिस ने मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भूया शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुई थी। 4 अप्रैल को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने दावा किया था कि रेनिका भूया शर्मा के पास 3 अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं और उन्होंने विदेशों में अघोषित संपत्तियां रखी हुई हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री के चुनावी हलफनामे में छिपाया गया है। इन आरोपों को रेनिका ने पूरी तरीके से फर्जी और एआई से गढ़ा हुआ बताया था। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद 7 अप्रैल को असम पुलिस की टीम दिल्ली स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद खेड़ा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें 1 सप्ताह की राहत प्रदान की थी ताकि वो असम की अदालत में नियमित अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर पवन खेड़ा असम की अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो उनके मामले पर निष्पक्ष तरीके से विचार किया जाएगा और पहले के आदेश का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने और ट्रांजिट बेल बढ़ाने की मांग भी की, लेकिन कोर्ट ने ये मांग ठुकरा दी, जिसके बाद अब पवन खेड़ा ने सीधे गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। हालांकि असम पुलिस इस मामले में काफी एक्टिव है, जिससे पवन खेड़ा की चिंता बढ़ गई है। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास नहीं हो सका, जिसके बाद राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। एक तरफ इसे महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो इसके जरिए परिसीमन और सीटों के बंटवारे को अपने तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। वहीं इन सवालों और आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने 14 सवालों का एक FAQ जारी कर अपनी स्थिति साफ कर दी है। इसमें केंद्र सरकार ने आसान भाषा में बताया है कि महिला आरक्षण, परिसीमन और लोकसभा सीटों को लेकर उनकी क्या योजना है और क्या कदम उठाए जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इसे तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी वाला और लोकसभा में अपनी हार के बाद नुकसान से बचने की कोशिश करार दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि लोकसभा में 17 अप्रैल की रात मिली शर्मनाक हार के बाद मोदी सरकार नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। उसने विधेयक पेश करने से पहले नहीं, बल्कि लोकसभा में पारित न होने के बाद कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर जारी किए हैं। महिला आरक्षण पर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है।
बीजेपी द्वारा कांग्रेस को महिला विरोधी बताया जा रहा है। राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट नहीं करने को लेकर किया गया था। इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेव ने किया था। उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ऐसे में कांग्रेस तिलमिला गई है कि बीजेपी के लोग राहुल गांधी को महिला विरोधी बता रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर अपना वीडियो बयान शेयर कर लिखा है, मेरे पास डोलची में 543 आम हैं, लेकिन मैं महिलाओं को तभी दूंगा जब मेरे पास 850 हो जाएंगे। बस यही है महिला आरक्षण की कहानी। नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण में खुद सबसे बड़ा रोड़ा है। दर्शकों, कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के कार्टून के जरिए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सवाल ये है कि जब मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण दे रही है तो कांग्रेस क्यों अड़ंगा डाल रही है? 60 सालों तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया और अब जब पीएम मोदी आरक्षण देने जा रहे हैं तो कांग्रेस उसमें रोड़ा अटका रही है। इसीलिए सवाल तो उठने लाजमी है और सोशल मीडिया पर लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कांग्रेस की पोल खोल दी। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हुए एक यूजर ने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें राहुल तीर धनुष चला रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के इस वीडियो में लिखा हुआ है कि उनको पीएम बनना है। वहीं इस वीडियो को शेयर कर यूजर ने लिखा, आम हो या तरबूज या नारियल, अब जो भी बेचोगे बिकेगा नहीं, क्योंकि बाजार कब का उठ गया है, टूट गई है माला, बिखर गए हैं मोती, तीर कमान से छूट चुका है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 6 दशकों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, तो फिर आप अपने सोने के चम्मच वाले अंदाज में हमें ये क्यों नहीं बताते कि आपने महिलाओं को आम क्यों नहीं दिए? आपने तो खूब आम खाए, घर की सभी महिलाओं को हमारी तरफ से कुछ आम मिले भी, लेकिन स्थानीय महिलाओं तक एक भी आम नहीं पहुंचा। वहीं एक यूजर ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत की तस्वीर शेयर की। इसमें लिखा था, कांग्रेस को समाप्त करने के आंदोलन में सहयोग देने पर इन 3 विभूतियों के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही यूजर ने यह भी लिखा कि 2029 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस डोलची में आम बेचते हुए नजर आएगी। अभी कांग्रेस के पास 99 आम हैं, 2029 में 9 रहेंगे। तो देखा आपने कैसे सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट से कांग्रेस ही घिर गई। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि जब वो फंसते हैं तो ब्लेम गेम की राजनीति करने लगते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद केजरीवाल लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट से झटका लगा तो केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले और जज पर ही सवाल उठा दिए। दरअसल दिल्ली की कथित आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आप सुप्रीमो केजरीवाल की तरफ से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को मामले की सुनवाई से अलग करने की मांग की गई। वहीं केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा है कि अगर वे खुद को मामले से अलग करती हैं तो इससे जनता के बीच ये धारणा बन सकती है कि जज किसी खास राजनीतिक दल या फिर विचारधारा से जुड़े हैं, इसलिए केवल मामले से अलग होने का आदेश लिखकर अदालत ऐसी धारणा को बढ़ावा नहीं दे सकती। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल गुजरात में सूरत क्राइम ब्रांच ने स्थायी निकाय चुनावों से ठीक पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े एक कथित बड़े राजनीतिक हवाला घोटाले का खुलासा किया है। जांच में एक अवैध वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसके जरिए पिछले 4 महीनों में दिल्ली से सूरत तक अंगड़िया चैनलों के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई गई। पुलिस ने दिल्ली और गुजरात के बीच संचालित एक सुव्यवस्थित अंतर्राज्यीय गिरोह की पहचान की है। रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इस नेटवर्क के जरिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद लेन देन हुई है, जिसका इस्तेमाल सूरत में पार्टी के प्रचार और चुनावी गतिविधियों में किया जाना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क में आम आदमी पार्टी से जुड़े हिमांशु पाहुजा, आकाश मिश्रा और अजय तिवारी की अहम भूमिका बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमांशु दिल्ली में रहता है, जबकि आकाश मिश्रा और अजय तिवारी सूरत में रहकर कामकाज संभालते हैं। बताया जा रहा है कि हिमांशु पहले कांग्रेस के लिए काम कर चुका है और फिलहाल आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उसे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का करीबी माना जाता है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि हिमांशु इस पूरे सिंडिकेट का मुख्य
फाइनेंसर और हैंडलर था जो दिल्ली से हवाला के जरिए पैसे भेजने का काम करता था। वहीं आकाश मिश्रा के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ काम कर चुका है। अजय तिवारी भी सूरत में रहकर इस नेटवर्क का हिस्सा था। तीनों मिलकर राजनीति फंडिंग से जुड़े पूरे ऑपरेशन को संचालित कर रहे थे। दरअसल क्राइम ब्रांच के अनुसार आम आदमी पार्टी के दिल्ली हाईकमान के निर्देश पर हर महीने अंगड़ियां के जरिए लाखों रुपए सूरत भेजे जाते थे। इन पैसों का उपयोग शहर में पार्टी के प्रचार प्रसार और चुनावी गतिविधियों में किया जाता था। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में इन तीनों आरोपितों के साथ साथ उनसे जुड़े अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले में बड़ी सफलता तब मिली जब क्राइम ब्रांच को स्थायी अंगड़ियां फर्मों से सीसीटीवी फुटेज मिले। फुटेज में कथित रूप से लोगों को बड़ी मात्रा में कैश गिनते और अवैध लेन देन संभालते हुए देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के अनुसार दावा किया गया कि ये धन उच्च स्तरीय पार्टी अधिकारियों के निर्देश पर दिल्ली से भेजा गया था ताकि स्थायी गतिविधियों को समर्थन दिया जा सके। वहीं जांच एजेंसियों को ये शक है कि इस तरह का नेटवर्क गुजरात के दूसरे कई शहरों में भी सक्रिय हो सकता है। ऐसे में फिलहाल जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और पूरी चेन का पता लगाने में जुटी हुई है। कुल मिलाकर देखें तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। कट्टर ईमानदार बनने वाले केजरीवाल की पार्टी अब बैकफुट पर नजर आ रही है और कई मामलों को लेकर घिर भी चुकी है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर घिरने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तिलमिला गए हैं और मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। एक्स पर अपना वीडियो बयान शेयर करते हुए संजय सिंह ने लिखा है कि गोदी मीडिया, चाटुकार अखबार और झूठे नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश। पूरी सच्चाई सुनिए। वहीं वीडियो में संजय सिंह मीडिया पर निशाना साध रहे हैं कि मीडिया के लोग ये क्यों नहीं बता रहे कि महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने गिरा दिया। वहीं संजय सिंह मीडिया पर पीएम मोदी की भाषा बोलने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, असलियत यह है कि लोकसभा में ये बिल विपक्ष की वजह से ही गिरा है। ऐसे में अब मीडिया के लोग भी वही बता रहे हैं। तो देखा आपने कैसे संजय सिंह मीडिया पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जज पर सवाल उठा रहे हैं। वही गुजरात में पार्टी पर हवाला के जरिए पैसे मंगवाकर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें